तो एमपीपीएससी की बहुप्रतीक्षित परीक्षा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों का हुआ है जो भी संपर्क में हैं। उन सभी को बहुत सारी बधाइयां, प्लस उन विद्यार्थियों को स्पेशल बधाई जो कि हमारी क्लास में थे, लगातार हमसे जुड़े हुए थे, तो पहली बार में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। उन सभी को ढेर सारी बधाई है साहब जी। तो रिजल्ट क्लियर है आपका, 15 जनवरी को ये रिजल्ट आ चुका है। दूसरा पॉइंट, अब इसके आगे क्या कैसी रणनीति होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एमपीपीएससी ने जो रिजल्ट दिया हुआ है आपको, जैसा कि मैंने गत वीडियोस में बताया हुआ था कि जनरल के लिए 70 कट ऑफ जाएगा, 70 ही कट ऑफ गया। हालांकि मैंने कहा था कि कोई ऐसा भविष्य दृष्टा नहीं हूं मैं, बट मैंने कहा था एक सार के आधार पर जो मैं कह रहा हूँ, 70 के लिए मैंने कहा था। पुराने वीडियोस वगैरह में आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। जनरल का 70 ही गया। एक क्वेश्चन कम कहा था कि अदर जो फीमेल कैटेगरी रहेगी उसमें एक एक क्वेश्चन सब में कम रहेगा, सभी में लगभग वैसा ही हुआ। फॉर एग्जाम्पल 70 प्रश्न यदि जनरल के गए हैं तो महिलाओं के लिए गया 69। ऐसा ही अदर कम्युनिटी में कैटेगरी में आप उठा करके देख सकते हैं, काफी हद तक ठीक ठाक रहा। सभी कैटेगरी को लमसम में मैंने कहा था कि 65 से 70 के बीच में जो भी विद्यार्थी हैं बिल्कुल आशान्वित रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। तो अपना ये अनुमान काफी अच्छा निकला, 65 से 70 के बीच में ही गया। सभी कैटेगरी वाइज असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने देखा हुआ वैसा ही रहा है। तो चलिए, ये बात रही मुद्दे की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसको कट ऑफ को आप एनालाइज करना चाहते हो तो जान लीजिए, जनरल का गया है 140 नंबर, यानी कि आधे नंबर होते हैं, आधे क्वेश्चन होते हैं, 70 क्वेश्चन कहलाएंगे। यदि नंबर से देखेंगे तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 140 हो जाएगा। फीमेल का एक क्वेश्चन कम, यानी 2 नंबर कम, 138 गया हुआ है। एससी कैटेगरी का गया 130 मेल के लिए, जबकि फीमेल के लिए 128, एक का अंतर आया फिर से। एस टी कैटेगरी के लिए 120 आया है मेल का, जबकि 118 आया है फीमेल का। ओबीसी के लिए 132 गया है, 66 क्वेश्चन, जबकि फीमेल के लिए 65 आपका गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस काफी विद्यार्थियों ने इससे भरा हुआ था और उनको उसका लाभ भी मिला इस बार की परीक्षा में, जो कि काफी सीखने योग्य बात होगी जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। 132 गया है मेल के लिए, जबकि 65 यानी कि 130 नंबर गया हुआ फीमेल के लिए। तो ये कट ऑफ था ओवरऑल ऊपर जो चारों पांचों कैटेगरी है उनका। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए वीएच के लिए 112 गया है, एचएच के लिए 96 है, ओएच के लिए 134 है, काफी हायर रहा क्योंकि पोस्टल संख्या वाली बात थी। एमडी बहुविकलांग 94 गया हुआ था। भूतपूर्व सैनिकों पर बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन के बारे में। अनरिजर्व कैटेगरी से 114 गया है। एससी का कुछ भी नहीं था, कोई भी बंदा नहीं था तो नहीं दिया गया वहां पर। एसटी के संदर्भ में 60 दिया है, ओबीसी 90 है, जबकि ईडब्ल्यूएस 82 गया हुआ है। तो इस प्रकार से कट ऑफ हमको देखने को मिलता है, जो कि आयोग के द्वारा कल जारी किया गया है। तो ये था आपका कट ऑफ का अनुमान। इससे बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिली होंगी, समझ में आई होंगी, और बहुत सारी चीजें भी आपके ऐसी कि जो मैंने कहा था कि साहब 65 से 70 के बीच में हो, बिल्कुल आशान्वित रहो, बिल्कुल होप नहीं छोड़ना। बहुत से विद्यार्थियों ने कहा बोले नहीं इतना कम नहीं जाएगा, पोस्टों की संख्या कम है, सारी बातें हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क हुए, ठीक है। बट इससे हमको जो एक सकारात्मक मैसेज मिलता है वो यही मिलता है, आशा पर आसमान टिका है, बिल्कुल आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने बार बार उस समय कहा था कि साहब जितनों का 65 से 70 के बीच में है, जो कट ऑफ बता उतने में लगभग आ रहे हैं, टॉप में आ रहे हैं, तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। बहुत से बच्चों को डिप्रेशन आया, परेशान भी हो, लगातार नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तैयारी जब शुरू करेंगे हम, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो अब रिजल्ट तो आ चुका है साहब, अब नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हुआ है। अगला प्रश्न ये है कि साहब इसका मेंस कब होगा। तो इसका मेंस जो टेंटेटिव डेट दी हुई है कैलेंडर में एमपीपीएससी के द्वारा, वह अप्रैल 2022 की दी हुई है। अप्रैल 2022 में मुख्य परीक्षा भी होनी है, प्लस 24 अप्रैल को प्रिलिम्स परीक्षा भी होनी है। ये आधार हो सकता है कि सर उन्होंने रिजल्ट देने के लिए दिसंबर कहा था, जनवरी में रिजल्ट दिया है आयोग ने, तो शायद 1 महीने बढ़ा दें, यानी अप्रैल के स्थान पर मई कर दें। पर ये कोई पक्की बात नहीं है, पुख्ता धारणा बिल्कुल भी नहीं बना सकते आप इस चीज को। 15 दिन या 1 महीने कोई बहुत बड़ा गैप नहीं कहलाता। तो कंक्लूजन उसका ये है कि मेंस कब होगा। अप्रैल मिड से लेकर मई मिड तक, मई के महीने में मध्य की जो अवधि रहेगी उसकी 15 मई तक का आसपास का आप मान के चलिए
कि इतने के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत संभावना कि अप्रैल महीने में ही हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक पॉइंट और है, आयोग ने जब बीच में बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था, आयोग गए थे, तब उन्होंने 90 डेज वाली बात कही थी, यानी रिजल्ट आने के बाद में 90 दिन दिए जाएंगे। यदि आप अभी से भी काउंट करेंगे तो मध्य अप्रैल जो है 90 दिन की अवधि हो रही है, 2 4 5 दिन 10 दिन और भी बढ़ाए जा सकते हैं। 90 डेज ही लगभग या 100 डेज ही आपके पास में बचे हुए हैं मुख्य परीक्षा के लिए साहब। क्लियर? तो ये पॉइंट एक समझने वाली बात है। आयोग अपनी टेंटेटिव डेट पहले ही जारी कर चुका है, बहुत सारी बातों को क्लियर कर चुका है। अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या गलतियों में सुधार करें, किस तरीके से तैयारी करें, इस पर हम बात करेंगे। दो अलग अलग विषयों को बात करेंगे, दो लोगों के लिए दो अलग अलग रास्ते होंगे। एक वे बच्चे जो कि प्रीलिम्स में जिनका किसी कारण नहीं हुआ, क्लियर, उनके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कि 24 अप्रैल को आपको जो परफॉर्मेंस करना है, देना है, वो इतना अच्छा हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ही हो, रुके नहीं, उस पर हम अलग से बात करेंगे। ठीक। दूसरे बच्चे जिनका हुआ है, यानी कि जो सेलेक्ट है, जिनका 2020 की प्रीलिम्स परीक्षा में हो गया है, उन पर दोनों के लिए कुछ बातें कॉमन बनेंगी। पहली बात, आप खुश हैं, नहीं हुआ दुखी हैं, मानवीय भाव है, संवेदना है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, खुश हो लीजिए, थोड़ी सा दुखी हो लीजिए, ठीक है। असफलताएं बहुत कुछ सिखाती हैं, सबसे बेस्ट टीचर जो होती है असफलताएं होती हैं। अब इसके आगे क्या, इसके आगे सबसे पहला पॉइंट ये, आप ज्यादा दुखी ना हो और आप ज्यादा खुश ना हो। सबसे पहला पॉइंट, ज्यादा खुश इसलिए ना हो क्योंकि ये केवल प्रीलिम्स है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है कि ऑल इंडिया में टॉपर बन जाए। ज्यादा दुखी इसलिए ना हो क्योंकि अभी 24 अप्रैल भी है, उसके बाद में जिंदगी में बहुत सारे मुकाम आपको ऊंचाइयों पर जाना है, हासिल करना है। ज्यादा दुखी नहीं हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपने आप को समय दे दीजिए, अपने आप को तुरंत संभाल लीजिए। आपके सामने लक्ष्य है, 24 अप्रैल आपके सामने लक्ष्य है, ठीक। प्लस आपके सामने 24 अप्रैल भी है, प्लस मेंस भी है। आपकी दोहरी जिम्मेदारी है, यानी अगली बार का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करना है, प्लस मेंस भी क्वालिफाई करना, तो दोहरी जिम्मेदारी है। तो जिन विद्यार्थियों का प्रीलिम्स किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से चूक गए, कोई कारणवश चूक गए, ठीक है, उन पर हम बात करेंगे अगली स्ट्रैटेजी को लेकर। 24 अप्रैल को एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जिन विद्यार्थियों का हुआ है, अब उन्हें क्या करना चाहिए कि अप्रैल लास्ट तक या मई के बिगिनिंग तक आपकी तैयारी हो जाए साहब। एक वीडियो बनाया था 2019 में जिन विद्यार्थियों का मेंस में नहीं हुआ, क्या कारण होते हैं जिन वजह से नहीं होता, प्लस क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें अपनाने चाहिए जिनके माध्यम से कभी भी सिलेक्शन होता है, ये सारी चीजें बताई गई थी। उसको देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट अब उसके भी और आगे हम बात करते हैं। जिन विद्यार्थियों का हुआ है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए अगली परीक्षा को लेकर। ये मान के चलिए आप कि 90 डेज हैं आपके पास में, 10 डेज आप अपने बोनस में जोड़ सकते हैं और एक आध महीना मिल जाए, अच्छी बात है। ओमिक्रॉन इत्यादि वगैरह के कारण भी बहुत कुछ चल रहा है कि ऑनलाइन परीक्षाएं और इत्यादि वगैरह, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ओमिक्रॉन की लेयर का भी चल रहा है, काफी थर्ड वेव का चल रहा है, वो सारे कारण हो सकते हैं, परंतु वो अनिवार्य नहीं है। कहने का आशय ये है कि हो सकता है कि आपका मेंस का जो एग्जाम है वो मई में शिफ्ट हो जाए, जून में हो जाए, साहब जुलाई में हो जाए, ऐसा हो सकता है। पर आप अभी फिलहाल में ये मान के चलिए कि मिड अप्रैल या लास्ट अप्रैल में आपका एमपीपीएससी मेंस 2020 का एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। आप अपने तरफ से एक्स्ट्रा डेज मत जोड़ के चलिए, सबसे पहला काम था, इस बात को बड़े क्लियर कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद में चाहे वे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो मेंस का, चाहे वे विद्यार्थी हो कि काफी सीनियर होता, उन सभी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस वे में उनको काम करना चाहिए, वो बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जो कुछ तरीके होते हैं, जो पूर्व में भी बता चुका हूँ, उनको क्लियर कर लें और उसके आगे भी जान लें। द वेरी फर्स्ट वन इज होता है सिलेबस, सेकेंड होता है आपका
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। थर्ड होता है कि आपको मेंटर चाहिए। फोर्थ होता है साहब जी आपको नोट्स चाहिए जो कि एज पर सिलेबस हो। फिफ्थ होती है आपका हार्ड वर्क। ये चीजें आपके पास में होना ही चाहिए जो कि आपका ये निर्धारित करेगी साहब जी। तो सबसे पहला कि सिलेबस उठा लीजिए, सिलेबस बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए साहब, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपके दिमाग में हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। एमपीपीएससी की सबसे खास बातें हैं मुख्य परीक्षा की कि जो सिलेबस की हेडिंग होती है प्राय उसी हेडिंग पर मेंस में क्वेश्चन बनता है साहब। आप गत वर्षों के पेपर उठाकर देखिएगा, पिछले 5 साल के 7 साल के या 2014 से जो नया पैटर्न आया तब से आप उठाकर देखिएगा, जो सिलेबस की हेडिंग है या जो सिलेबस में लाइन शब्द लिखी हुई है उन्हीं शब्दों को क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, उस पर ही प्रश्न आया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंट है आपके लिए कि जो सिलेबस में उस पर ही प्रश्न आता तो सबसे पहले क्या तैयार करो, जो एग्जाम में लगातार आ रहा है उसको तैयार कीजिए। खासकर 50 वर्ड्स वाले प्लस 200 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन उसके लिए 3 मार्क्स में कुछ भी कहीं से आ सकता है, करंट अफेयर से लेकर बेसिक तक सब कुछ आ सकता है, तो इन बातों को समझिए। तो सिलेबस पॉइंट नंबर 2, 2020 में पैटर्न बदल गया है, यानी 2019 तक जो पैटर्न था, जो सिलेबस था उसमें बदलाव आ चुका है। तो जो सीनियर विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी बहुत तो लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाले, इस बात को आप क्लियर कर दीजिए। सिलेबस में जबरदस्त बदलाव किया गया है साहब। पॉइंट 1, अब आप उसमें देखेंगे, उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दिया है, अच्छी बात है, लेकिन कई सेक्शंस को उठा करके वहां जोड़ दिया गया है। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, पेपर 2 को काफी टफ क्रिटिकल बनाने का प्रयास किया है। उसमें ना केवल पॉलिटी है, पवेड भी है, सोशियोलॉजी भी है, इकोनॉमी के सेक्शंस को भी समाहित किया गया है। इसके अलावा विविध सेक्शन तो हमेशा ही गुंजाइश रहती है, वो बचता ही बचता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसका कंटेंट तक अवेलेबल नहीं है साहब जी। और मैंने कहा कि एग्जाम क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है आपके पास में, एज पर सिलेबस आपके हाथ में नोट्स होना चाहिए। वो उपलब्ध नहीं है बाजार में, ऐसी कोई किताबें अभी तक तो मैंने नहीं देखी जो कि एज पर सिलेबस हो। किताबें जो हैं भी तो कहीं इसमें पॉलिटी दिया है, इसमें ज्योग्राफी दिया है, इसमें एमपी दिया हुआ है, इसमें पवेड दिया हुआ है, इसमें इकोनॉमी दिया, इस तरह से ये बिखराव है। कभी भी इन सब चीजों में ना पड़े, इसकी बजाय तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, और उसके साथ में आपको जो हमने नोट्स बताए आपको साफ सिर्फ वो पढ़िए साहब। मैं तो आपको यही कहूंगा, नोट्स जो हमने बनाए हैं पहले भी बता चुका हूँ बिल्कुल एज पर सिलेबस है। जो एमपीपीएससी के सिलेबस में वो चीजें नोट्स में शामिल है, जो नहीं है उसको शामिल नहीं किया गया है। इसका जबरदस्त लाभ मिलता है साहब, दोनों तीनों जगह पर इसका लाभ मिलता है। पहली बात तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये है कि सिलेबस से ही क्वेश्चन बनता तो एज इट इज उस पर ही ड्राफ्टिंग मिल जाती है आपको, यहाँ इसका आंसर 200 वर्ड्स में ऐसे लिखना है, 50 वर्ड्स में ऐसे लिखना, 3 मार्क्स में ऐसे लिखना है, कोई सेक्शन छूटता नहीं है। तीसरा पॉइंट की एक बुकलेट में आपका एक पेपर है, पेपर 1 2 3 में दो दो बुकलेट में, ठीक। तो प्रायः एक एक बुकलेट, दो दो बुकलेट में आपके पेपर समाहित हैं। विद्यार्थियों का पेपर बिगड़ने की बहुत बड़ी वजह होती है कि लास्ट मोमेंट पर उसका रिवीजन नहीं हो पाता। रिवीजन क्यों नहीं हो पाता? रिवीजन इसलिए नहीं हो पाता कि पेपर 1 2 3 4 5 6, पहली बात तो इनमें कोई गैप नहीं मिलेगा। वो आपका गुड लक है कि इसमें कोई गैप मिल जाए, वो आपका सौभाग्य होगा कि इसमें आपको किसी प्रकार का गैप मिल जाए। प्रायः मिलता नहीं है, यानी मंडे से स्टार्ट किया जाएगा, लगातार 6 दिन आपके पेपर। पेपर 1 फिर भी चल जाता है क्योंकि इसके पहले गैप होता, काफी पढ़ लेते अपन, ठीक। परंतु उसके बावजूद ये लेंथी होता है। पेपर 2 अगले 24 घंटे के बाद में सारी बातों का समय निकालने, सोना इत्यादि वगैरह, खाने पीने का, तो बामुश्किल आपके पास में 6 से 8 घंटे या 10 घंटे आप मान सकते हो। 6 घंटे में तो स्टैंडर्ड मानता हूँ, 6 से 7 घंटे मात्र इतना ही पढ़ सकते हो आप। इसके बाद में फिर आपकी स्थिति नहीं होती है, शरीर भी जवाब देने लगता है, थकान इत्यादि वगैरह, और ये स्टेजेस आगे बढ़ती है। शुरुआत के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में बहुत दबाव में होता है विद्यार्थी, इस बात को समझिएगा। जो एग्जामिनेशन हॉल का पैटर्न है उसको ही लेकर चलिए, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करिएगा, बहुत दबाव में होता है। तो आप 6 7 घंटे ही पढ़ सकते हैं, ठीक। पेपर 2 है आपका, उसमें 5 से 6 सब्जेक्ट आपको दिए हैं,
एक एक सब्जेक्ट के लिए आपने दो दो बुकें लेके रखी हैं, घर पर लाइब्रेरी बना के रखा है, उनमें से एक किताब भी पूरी तरह से रिवाइज नहीं होगी, इस बात को समझिएगा। तब वहां पर महत्व समझ में आता है कि हाँ, हमारे पास में कोई ऐसा नोट्स होता जिसमें से हम बेसिक चीजों को ही देखकर मूलभूत चले गए होते, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उसमें बना लेते। विद्यार्थी छह छह किताबें, दस दस किताबें क्यों रख लेते हैं साहब, एक पेपर के लिए? मजबूरी है उनकी। एक टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल ही नहीं रहा है। कोई टॉपिक लक्ष्मीकांत में से पढ़ना है, कोई टॉपिक रमेश सिंह में से पढ़ना है, कोई टॉपिक साहब जी आपको किसी अन्य किताबों से पढ़ना है, कुछ गाइडों से पढ़ना है, कुछ अपने खुद के बनाए नोट्स भी पढ़ना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बच्चे को लगता जरूर है कि हाँ, मैं लास्ट मोमेंट पे केवल जो हैंड रिटन मैंने बनाया उससे पढ़ूंगा। पहली बात तो उतना बड़ा सेक्शन कवर नहीं करता, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बना पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जब हम लोग पूरी टीम मिलकर बना रहे हैं तब हमको समझ में आ जाए कि साहब ये कैसे बनेगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक दिन में एक टॉपिक बनता है हम लोगों से, टीम से साहब, ये टीम से दो टीम बना रही तो दो टॉपिक बनेंगे, तीन बना रही टीम तो तीन टॉपिक बनेंगे। आप अकेले हैं, कैसे बना पाओगे उतना? समय ही तो दौलत है, आपके पास में समय ही तो नहीं है। उसके साथ साथ गुणवत्ता परक भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें तब काम आती हैं जब आप एग्जाम देने जा रहे हो फाइनल स्टडी, तब वहां पर आता है कि साहब कोई एक बुकलेट होती, 6 घंटे हैं, 6 घंटे में मैं उसको पढ़ लेता, पलटा लेता, और सिर्फ उतने के बिहाफ में लिख कर मैं आ जाता, व्यक्ति से बन जाता, उस विद्यार्थी से बन जाता। बच्चों को लगता है नहीं पेपर टफ आया था उसके कारण मेरा नहीं हुआ, ठीक है, किसी हद तक सही होता हुआ। रियल बात आप इस चीज को जान लीजिए, मेंस बच्चों का पहली वजह जिसके कारण नहीं होता सिलेक्शन, वो होती है कि उनका पेपर छूटता है, पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, दूसरी वजह जिसके कारण बच्चों का मेंस क्वालिफाई नहीं होता, गुणवत्ताहीन पढ़ते हैं, गुणवत्ताहीन उत्तर लिखकर आ जाते हैं, औपचारिकता के तौर पर लिखकर आ जाते हैं। कई विद्यार्थी तो ऐसा लिख के आते हैं उत्तर कि बोले सर हमने बस कुछ कुछ बातें लिख दी हैं, खुद से ही उनका उत्तर पढ़वाओगे तो शायद उनको पढ़ने में लगे कि ये क्या है, उसके उत्तर में वो 10 गलतियां ढूंढ लेंगे। तो ये क्या हुआ, गुणवत्ताहीन पढ़ाओ, गुणवत्ताहीन ही लिखकर आ गए। तीसरी जो महत्वपूर्ण वजह होती है कि उसका रिवीजन ना हो पाना लास्ट मोमेंट पर, उसका समाधान क्या होता है, केवल नोट्स होता है। ठीक, तो वो समस्या का समाधान हम कर देंगे। चौथी वजह होती है कि सब्जेक्ट के प्रति समझ अच्छी ना होना, कि समझ अच्छी नहीं थी, बोले सर डीपीएसपी पढ़े हमने, मौलिक कर्तव्य हमने पढ़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को हमने पढ़ा हुआ है, न्यायपालिका हमने पढ़ी हुई है भारत के संदर्भ में, इतिहास पढ़ा है, अशोक पढ़ा है हमने, राजा भोज पढ़ा हुआ है। वहाँ क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होती है, वो केवल आपसे फैक्ट नहीं पूछ रहा है, वे फैक्ट नहीं पूछ रहा है जो कि गूगल करने पर मात्र आपको एक बार ही क्लिक पर मिल जाए, तो वो नहीं पूछ रहा है। वो आपसे उसका एनालिसिस पूछ रहा है, वो आपसे मूल्यांकन पूछ रहा है, न्यायपालिका की भूमिका पूछ रहा है साहब जी। कभी वो जनहित याचिका पूछता है, कभी वो न्यायिक सक्रियता पूछता है, कभी वो कहता है कि न्यायिक सक्रियता और अति सक्रियता के बीच में क्या भेद है, आपके अनुसार से क्या समाधान होना चाहिए, आपके पीएससी 2019 से 18 का क्वेश्चन था। तो वहां पर टॉपिक की जब अच्छी समझ होगी, आपने अच्छे से समझा हुआ है, आपको अच्छे से समझाया गया है, तब आपने समझा है, आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार पढ़ा, तब समझ विकसित होती है। तो ये सोचे कि केवल एक बार में पढ़ने पर ही समझ विकसित हो गई होगी या दो बार में, तो वो तो भूल जाओ साहब। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट। नहीं तो कई बार तो 5-5 साल के बाद में भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं कि हाँ, इस बात को ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। मैं सीनियर विद्यार्थियों की कॉपियां चेक करता हूँ, उन्हें बताता हूँ, सजेशन देता हूँ, ड्राफ्टिंग वाले बैच में बताता हूँ कि बेटा ये जो आप लिखो ना, कि अपने 5वें मेंस में लिख कर आ रहे हो, ये गलत लिख रहे हो आप, इस तरीके से लिखा ही नहीं जाता है, सब बताना पड़ता है। किनकी बात करो, जिनके 4-4 5-5 मेंस हो चुके हैं, 4 बार मेंस दिया, कॉल नहीं आया इंटरव्यू का। अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं, तो या तो अपन इन गलतियों से सीखें, तो या फिर बोले सर एक बार में कैसे हो, तो एक बार में होने का तरीका ये है कि आप हमारे संपर्क में आइए, क्लास ज्वाइन करिए, बैच ज्वाइन करिए, बहुत ही नॉमिनल फीस में ड्राफ्टिंग से लेकर सारी बेसिक बातों का आपको बैच मिल रहा है, जो सब्जेक्ट के प्रति, विषय के प्रति, उस टॉपिक के प्रति आपकी एक अच्छी समझ विकसित करेगा। साथ ही साथ ये भी बताइए कि हाँ, इस बात को ऐसे लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे प्रस्तुत करना, ये डायग्राम करना, एक एक चीज बताई जाए कि भाषा शैली, सब कुछ भाषा शैली का ही खेल है, तब भाषा शैली कैसे होनी चाहिए, तो सुधारने में 2-4-5 साल लग जाते हैं साहब जी, यदि अपन अपने स्तर पर अकेले सुधारें। वो सारी बातें आपको मिल सकती है किसी एक मार्गदर्शक से। यदि आप स्वतः कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रिस्क मत लीजिए, सही से नहीं होता। कोई भी एक अच्छा मार्गदर्शक देख लीजिए, आप हमारे पास में बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बेस्ट है वो तो साहब जी, मैं तो यही कहूँगा। नहीं तो कोई भी जो आपके अच्छे मार्गदर्शक हैं उनके संपर्क में रहिए,
कुछ मूलभूत बातें देख लीजिए कि हाँ वो आपको सही जानकारी दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके आंसर चेक हो रहे हैं, तो उसमें सुधार उत्तर बता रहे हैं, उसको क्या अपडेशन करने की जरूरत है, क्या आपका प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये सब चीजें बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। पढ़ाई घर से लेकर क्लास से लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक, ये 3 स्टेज होते हैं, पढ़ाई प्लस परफॉर्मेंस। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी होगी इन तीनों के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। क्या वो इन सब बातों को लेकर आपको बता रहे हैं तो फिर दैट्स आप उस व्यक्ति से ही संपर्क करेंगे। घर पर पढ़ने के दौरान स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे होंगे, क्लास में आपके निरंतर चल रही होगी तैयारियां, वहां पर आपको समझाया जा रहा होगा, ड्राफ्टिंग बताई जा रही होगी, प्लस उसके बाद में कि आपको फाइनल रिवीजन करना है, प्लस एग्जीक्यूट करना है एग्जामिनेशन हॉल में, कैसे क्या करें ये भी आपको बताया जा रहा है। क्या सुधार किए जाएं आंसर राइटिंग में, हैंड राइटिंग में, शब्दों को लिखने में, प्रस्तुतिकरण में, भाव में, ये सबसे कठिन काम होता है। हर कोई नहीं बताता, कोई इतनी आसानी से क्यों बताए, सभी का समय कीमती है। यदि आपको ये मिल पा रहा है तो फिर आप बिल्कुल सही जगह है, मैं तो ये कहूंगा। नहीं तो बिल्कुल सीधा तरीका मैंने बताया, हमारे पास में बैच अवेलेबल है, आप उससे ज्वाइन करिए, प्लस नोट्स तो है ही, बहुत ही शानदार नोट्स है मेंस को लेकर के, आपकी पूरी समस्या हल हो जाने वाली है एज पर सिलेबस है साहब जी। तो आप उसको देखेंगे तो स्वतः ही समझ जाएंगे कि बिल्कुल टू द पॉइंट हमको यही चाहिए था, इसी का अभाव था लास्ट मोमेंट पर, इसी का रिवीजन नहीं होगा जिसके कारण हमारा एग्जाम रुका। तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये कुछ वजह होती हैं जिनके कारण बच्चों का मेंस का एग्जाम अटकता है साहब जी। नोट्स नहीं है, लास्ट मिनट पर रिवीजन नहीं होगा, तो सारी चीजें रिवीजन का खेल है। आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। बच्चों का कई बार पेपर छूटता है टाइम के मैनेजमेंट ना होने के कारण, डिसमैनेजमेंट के कारण। कई बार बच्चों को लगता है कि इनमें पेपर टफ आया होगा तो उसके कारण टफ क्वेश्चन छूटे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई विद्यार्थी और आप में से जो सीनियर होंगे तो सोचिएगा कि एक एक पेपर में 20 नंबर, 40 नंबर, 50, 60, 60 नंबर तक के जो उत्तर हैं वो छोड़कर आते हैं, और इनमें से 40 नंबर के, 50 नंबर के उत्तर वे होते हैं जिसका आंसर वो आसानी से लिख सकते हैं, बिना पढ़े लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन वो छोड़ के आते हैं समय अभाव के कारण, डिसमैनेजमेंट के कारण, गलत तरीके से उत्तर लिखने के कारण, बिगनिंग में लीड ना ले पाने के कारण, कि शुरुआत के पहले 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे तक बड़े आराम से लिखते रहे, स्पीड ही नहीं मेंटेन कर पाए, बना नहीं पाए, बाद में पेपर छूट गया। और कैसे कैसे क्वेश्चन छूट गए, टफ वाले तो छूट गए, अच्छी बात है छूट गए, वो कोई दिक्कत नहीं होती, सरल वाले नहीं छूटने चाहिए। कैसे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी छोड़ कर आ रहे हैं, मौलिक कर्तव्य छोड़ कर आ रहे हैं, डीपीएसपी छोड़ रहे हैं, मौलिक अधिकार छोड़ कर आ रहे हैं, अशोक का मूल्यांकन छोड़ रहे, बोले सर 300 वर्ड्स में लिखना था, फुल लेंथ क्वेश्चन था, वो छूट गया था पिछली बार। ऐसे 2 क्वेश्चन छोड़ा है, ज्योग्राफी भी छोड़ कर आ जाते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स को भी छोड़ कर आते हैं, हिमालय का निर्माण छोड़ कर आते हैं। तो ये वो प्रश्न है जो कि बड़े ट्रेडिशनल या मिड रेंज के कहना, जिसको टफ नहीं कह सकते आप एक अच्छे विद्यार्थी के लिए। पर गलती हो गई, क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिगिनिंग में आपने स्पीड मेंटेन नहीं करी, और स्पीड बिगिनिंग में मेंटेन क्यों नहीं हुई, इस बात को क्लियर करिए। इसलिए मेंटेन नहीं हुई क्योंकि आपका रिवीजन नहीं हुआ था। यदि रिवीजन हुआ होता बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस का, तो एक एक सेक्शन आपको बहुत तेजी से याद आ रहा होता, रिकॉल हो रहा होता। रिकॉलिंग पावर वहां पर सुपर फास्ट होनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन तुरंत याद आ रहा होता और तुरंत फटाफट लिख रहे होते, तो काम बन जाता। लेकिन हुआ क्या, आधे क्वेश्चन तो तुरंत याद आ रहे थे, आधे याद नहीं आ रहे थे, तो सोच सोच कर विचार विचार करके आप वहां लिख रहे थे, इसमें आपका समय चला गया। लंबी चौड़ी भूमिका बनाने में आपका समय चलेगा कि इस बात को ऐसे लिखे वैसे लिखे, वहां आपका समय चला गया, आपने उस लीड को वहां खो दिया, और उसके कारण आपका अब पेपर तो बिगड़ना है ही, छूटना है ही साहब। और फिर आखिरी के 1 घंटे में जो हड़बड़ाहट मचती है, तो बच्चे उस स्पीड को मेंटेन करने के चक्कर में इतने निम्न स्तर के उत्तर लिख कर आते हैं कि एग्जामिनर पता नहीं क्या सोच कर नंबर देता होगा साहब, हंसता होगा कि रोता होगा, क्या बताए साहब। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपकी दूर हो सकती है, नहीं से कि हाँ विषय के प्रति समझ, देन एंड देयर, कैसे क्या लिखना है, किन बातों को नहीं लिखना है, बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2-2 4-4 मेंस देने के पश्चात में साहब बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता कि सर 3 मार्क्स वाले में कितना लिखना है, 1 लाइन में लिखें, 2 में लिखें, वहां लिखने गए तो सोचा था कि हाँ 2 लाइन में लिखेंगे, लिख के आ रहे हैं 5 लाइनों में। बोले नहीं सर इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम था, उसकी भी टेक्निक है 3 मार्क्स को लिखने की, उसकी भी टेक्निक होती है कि आपके 3 में से 3 नंबर ही मिले और आपका विद इन वर्ड लिमिट के बीच में कंप्लीट हो जाए। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको रेगुलर क्लास में ही बताए जा सकते, कोई एक आध वीडियो में नहीं बताए जा सकते। कोशिश करेंगे कभी को ऐसा कोई वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे साथ ही। 3 मार्कर्स कुंजी ये ध्यान रखना, 3 मार्कर्स जो भी क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 2 3 4 जो भी है, उसमें आपके बिल्कुल प्रयास ये हो
कि सर आपको 80 to 90% मार्क्स मिलने चाहिए। सेलेक्ट होने वाले बच्चे उठाते हैं, उसका टाइम होता है कि 15 क्वेश्चन इसमें है, 15 क्वेश्चन पार्ट बी में है साहब। बिल्कुल 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट के भीतर आपको उसको लिख देना है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, 3 मार्कर्स लिखने में ही बोले सर लगभग 45-50 मिनट या 1 घंटे उनने उसी में गुजार दिए। क्या करेंगे ऐसे में, पेपर छूटेगा आपका साहब। तो ये सब चीजों में जो सुधार है वो रेगुलर क्लास से ही आ सकता है, वो मात्र चीजों से नहीं आ पा सकता। कोशिश करेंगे उस पर कुछ चीजें बताने की, एग्जाम जैसे जैसे पास में आएगा जो भी संभव हो सकेगा बताने का प्रयास। तो ये गलतियां होती हैं वहां पर। और भी इसके अलावा कई गलतियां हैं कि अभी कई बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे, अभी उत्सव मनाने में काफी लंबा समय गुजर जाएगा। स्ट्रेटेजी गलत बनाएंगे, गलत बनाएंगे मतलब ये कि बोले अब बस पढ़ते ही जा रहे हैं, तो पढ़ेंगे, पढ़ते ही चले जाएंगे, तो रिवीजन कब करेंगे। कम से कम 2 से 3 रिवीजन चाहिए। 90 डेज आप मान के चल रहे हैं, तो 60 डेज में 20 डेज प्लस 10 डेज में अपने आप को बांटिए। 60 दिन यानी 2 महीने के भीतर एनी हाउ पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लेना ही है आपको। अगले 20 दिनों में आपको रिवीजन कर ही लेना है पूरे के पूरे सेक्शन का। उसके आखिरी के अगले जो 10 दिन बचे हुए हैं आपके, उसमें फिर पूरा राउंड से गो थ्रू हो जाना है। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बोले पढ़ते चले जा रहे सर, अगले 2 महीने तो हमने पता चला एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है या 2 ही सब्जेक्ट पढ़े हैं। और आपके कितने सब्जेक्ट हैं मेंस में, कम से कम 24 से 25 सब्जेक्ट हैं, पेपर 6 हैं, उनके अंदर में सब्जेक्ट कई हैं। 25 से 26 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगले 2 महीने में, तो आखिरी के 1 महीने में फिर तो डॉग फाइट की सिचुएशन मचती है, भगदड़ की स्थिति मचती है साहब जी। और फिर वहां पर सब कुछ पढ़ने के चक्कर में गुणवत्ताहीन हो जाता है। इसको स्ट्रेटेजी नहीं बोलते, इसको बहुत बड़ी गलती, इसको बहुत बड़ी खामी बोलते हैं। और इसके कारण फिर विद्यार्थी एग्जाम से बाहर होते हैं साहब। मैं जो तरीका बता रहा हूँ, एनी हाउ 60 डेज, 20 डेज, 10 डेज वाला अपना फॉर्मेट लेकर चलिए। क्योंकि आप ये मान के चले कि 90 डेज में आपका है। अपने आप को इस तरह से मैनेज करें, अपनी क्लास को, अपनी सेल्फ स्टडी को, कि आपका ये सब हो जाए। और ये सब कैसे होगा, आप 36 किताबें बिछाकर रखेंगे पढ़ने के लिए, तो आपका कभी नहीं होगा। लास्ट मोमेंट तक स्थिति ये आएगी, बोले सर घर से निकले हैं सुबह पेपर देने के लिए, 10 बजे से पेपर है, 9 बजे निकले हैं, दीदी भैया गाड़ी चला रहे हैं, पापा जी गाड़ी चला रहे हैं, अपन पीछे बैठ के पढ़ ही रहे हैं। ये स्थिति बनेगी वहां पर। बहुत से विद्यार्थियों के साथ में होता है, ये नहीं होना चाहिए। एग्जाम के 15 दिन पहले तक आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए, बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाना चाहिए। तो मैंने सब पढ़ लिया है 360 डिग्री एंगल। ये होगा कैसे, 36 किताबें बिछा कर रखेंगे तो कभी नहीं होगा। गिनी चुनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है आपको, गिना चुना नोट्स पढ़ना है। जितना कम से कम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, जितना फैला के रखोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला साहब। लक्ष्मीकांत ही चलती रह जाएगी आपकी, मान के चलिए कि अप्रैल मई तक। ऐसा नहीं करना है यदि आपको पास होना है। तो आपने इतना फैला के रखा है एक सब्जेक्ट के लिए, आप उसको पढ़ते रहेंगे, समय चला जाएगा। जबकि मैं कह रहा हूँ 6 पेपर, इतनी बुकलेट, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। इतना पढ़ने की कोशिश करोगे तब पढ़ जाओगे साहब जितना टाइम। प्लस कुछ चंद टेक्स्ट बुक्स जो मैं बताऊंगा या बता रहा हूँ, उनको पढ़ना, उनमें से भी चंद टॉपिक्स पढ़ने हैं, ना कि पूरी पूरी बुक पढ़ रहे हैं आप। वो पढ़ना था आपको तो पहले समय था, पहले पढ़ लेना था। तो पहले की वीडियो से कहता रहा हूँ साहब, अभी रिजल्ट का इंतजार मत करो, तैयारी चालू कर दीजिए। बिल्कुल दिन रात से लगकर तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं तो चलो खरगोश की चाल से नहीं चल पा रहे हो तो आप कछुए की चाल से करते रहिए, तो थोड़ी थोड़ी सा पढ़ते रहिए। पर कई विद्यार्थियों ने समय खो दिया, ऊर्जा खो दी वहां पर। अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जिनने पहले किया उसको लाभ मिलेगा, जिनने नहीं किया अब वो अलर्ट हो जाए। क्योंकि बात यहाँ ये कर रहा हूँ कि कैसे भी एनी हाउ आपका पेपर क्वालिफाई हो। तो कंटेंट ज्यादा नहीं, कम से कम पढ़ना है, गुणवत्ता परक पढ़ना है साथ ही। जिन्हीं चीजें टेक्स्ट पढ़नी है, जो हम तरीके बता रहे हैं, बताने वाले हैं, अगले वीडियोस में बताएंगे, उनको फॉलो करिए तो जबरदस्त लाभ होगा। ज्यादा फैलाओगे तो बिखर जाओगे। आपको फैलाना नहीं, उस चीजों को समेटना है विद इन योर सिलेबस। यही कुंजी है साहब की। तो बिल्कुल ज्यादा एंजॉय ना करें, बिना देर करे तैयारी में आप लग जाए, 1 से 2 दिन बहुत होता है। और ये वाले ज्यादा दुखी ना हो, वो भी तैयारी में लग जाए। क्लियर, जो बात है बहुत बिल्कुल टू द पॉइंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कैसे हो पाएगा, नोट्स प्लस गिनी चुनी बुक्स। इतना रखो जितना अपना कैपेसिटी में है, जितना इन महीनों के दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान पढ़ा जा सकता है। और वह इतना होना चाहिए कि 360 डिग्री एंगल आपके सिलेबस को कवर करे। आप ये नहीं करें कि बहुत सारा कर लें, ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, वो स्टैंडर्ड बुक वो भी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बुक
स्टैंडर्ड बुक्स इतनी है कि आपकी अलमारी भर जाएगी, सब थोड़ी ना पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी अपडेट करना है। 4 ऑप्शन वाला नहीं करना, आपको वहाँ पर लिखना है आपके साथ ही। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर को भी पढ़ना है, बहुत ही अलग तरीका उसका होता है, संपादकीय वगैरह पढ़ना, उसको लिखना, उसके आर्टिकल्स को मैच करना है, उसको रिलेट करके देखने के बाद इसका क्या इंपॉर्टेंस कहाँ पर निकल कर आ रहा है, उसको क्या कैसे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, उसको कहाँ पर लिखा जा सकता है, ये सब चीज़ें करनी है। ये केवल रेगुलर क्लास में ही बताई जा सकती है सारी। जो बेसिक वाला है वो नोट्स में से कवर हो जाएगा, जबकि जो बाकी चीज़ें वो रेगुलर क्लास में। इसके साथ साथ आपको ड्राफ्टिंग भी करनी है, हर टॉपिक को पढ़ने के पश्चात में ड्राफ्टिंग। बच्चे पढ़े तो बहुत होते हैं, इतने पढ़े होते हैं कि उनको लगता है कि मुझे कहीं पर भी कोई नया बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने पर्याप्त पढ़ा हुआ है। पर ऐसे पढ़े हुए बच्चे दो दो तीन तीन बार मेंस लिखने के बाद में इंटरव्यू कॉल नहीं आता। रीजन, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको एक मेंटरशिप वाला बैच चाहिए या ड्राफ्टिंग वाला बैच चाहिए होता है, क्योंकि उनको नॉलेज तो है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, सिलेबस के 80% सेक्शन से 70% सेक्शन से वो परिचित होते हैं। उनको खुद को लगता है बोले हम 90% से ज्यादा से परिचित हैं, हमको लग रहा है कि वो 70% से परिचित है, अंतर हो सकता है दोनों में। तो उनको ड्राफ्टिंग वाला बैच चाहिए होता है, मुझे अपने पास में अवेलेबल है, उसके लिए मैं हूँ स्पेशली बताने के लिए, और मैं स्वयं भी बताता हूँ कि सब इसको ऐसे नहीं ऐसे ऐसे लिखिए, इसमें इन पॉइंट्स को समाहित करिए, इसकी शैली ये होनी चाहिए। उससे बहुत जबरदस्त लाभ होता सभी विद्यार्थियों को। ऐसे ऐसे लाभ हुए कि बोले 4 बार से सर मेंस लिख रहे थे, नहीं हो पाया, आपके संपर्क में आए, बामुश्किल 3 महीने पहले आपके संपर्क में आए, 2 महीने आपके पहले संपर्क में आए, और आपने जो तरीके बता दिए, एक बार में लिखे, सीधे इंटरव्यू कॉल आया, पोस्टेड है आप, कितना लाभ हुआ है। तो आपको भी हो सकता है, बताने का आशय ये है। तो वे काम ना करे जिनके कारण फेल होते हैं, वे काम करे जिनके कारण पास होते हैं। कंटेंट समेटो, ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम से कम पढ़ना है, लेकिन वह कम से कम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उसके लिए दो ही चीजें, पहला बुक्स, दूसरा नोट्स, तीसरा गाइडेंस, उसके लिए रेगुलर बैच, चौथा धैर्य बना के रखना। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा बिल्कुल मनोबल टूटता चला जाएगा कि सर कैसे हो पाएगा, हो ही नहीं पा रहा, मेरा तो पहला ही मेंस है, कितना कवर कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। अभी आप जब रणनीति बनाओगे तो आप सोचोगे कि मैं एक दिन में 10 टॉपिक पढ़ूंगा, ठीक, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने की बात आएगी, पढ़ने की बात आएगी, तो पता चला कि अपन साहब जी 3 दिन से एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी के प्रति समझ विकसित नहीं हो पा रही है, उसकी आंसर राइटिंग तो भूल ही जाओ, मतलब कहाँ चल रही है, वो तो सातवें आसमान पर है, ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसे में आपके मेंटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, एक मार्गदर्शक, एक अच्छे मार्गदर्शक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये बच्चे कर बैठते हैं। आपको अपने टाइम टेबल को, अपनी स्ट्रेटेजी का जो प्लान है उसको फॉलो करना ही करना है साहब। विद इन अ टाइम आपको एनी हाउ दिन रात एक करके तैयार करना है, ठीक। कैसे होता है, उसकी टेक्निक्स होती है, उसकी सिंपल सी टेक्निक बताना चाहूंगा। आपने टॉपिक पढ़ा, ये सिलेबस में दिया है, ठीक, वो टॉपिक आपने पढ़ा, उसको आप कितनी देर में पढ़ रहे हैं, 1 घंटे में। बच्चों को लगता है कि मैंने 1 घंटे पढ़ा था, पर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सबसे पहली गलती होती है। फिर उसको फिर लेकर वो बैठ जाते हैं, फिर दूसरी बार पढ़ते हैं, फिर उनको लगता है मुझे ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आया, ज्यादा याद नहीं, फिर तीसरी बार पढ़ते, फिर चौथी बार पढ़ते, तो उसका दिन उसमें काफी चला जाता है। ये काम नहीं करना है आपको। क्या करो, सुबह टाइम पढ़ लो, पढ़ा आपने 1 घंटे में, मैं कह रहा हूँ आप उसको 55 मिनट में पढ़िए, आखिरी के 5 मिनट में आप उसको पूरे टॉपिक का सिर्फ रिवीजन कर लो, जो जो आपने अंडरलाइन किया, बस उसको छोड़ दो। कितना उसमें से दिमाग में बैठा और कितना नहीं बैठा, उसका हिसाब किताब बैठ करने नहीं बैठोगे, उसकी अकाउंटिंग करने मत बैठ जाना, उसको टॉपिक को वहीं छोड़ दो। शाम को, यानी 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के बाद में फिर उसी टॉपिक को एक बार फिर 5 से 10 मिनट देख लो, ऐसे कर करके आगे बढ़ते चल जाओ। कारण ये है कि कई बार चीजें आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाती है, तुरंत आपको वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करती, यहाँ टॉपिक समझ में आया। और आप ये करने बैठते हो नहीं, बिल्कुल एक एक चीज, एक एक लाइन कंठस्थ हो जाए, तो उसके चक्कर में आप बाकी चीजें नहीं पढ़ पाते और आपका तो समय खराब होता है, ऊर्जा खराब होती है, और फिर आपका पूरा प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। ये नहीं करना। कैसे पढ़ना, 55 मिनट में पढ़ो, 5 मिनट रिवीजन करो, छोड़ दो, जितना आ गया समझ में ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आया समझ में तो आगे बढ़ो। शाम को फिर उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ब्रेन जब कुछ कुछ घंटों के पश्चात में उन्हीं चीजों को देखता है, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसका ये पड़ता है कि हाँ वो उस चीज से पहले ही परिचित हो चुका है, कुछ समय पहले, फिर कुछ समय बाद उसको मिला, तो इतना ही जो 6 घंटे आपको लग रहा है कि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, वास्तविक बात यह है कि सब कॉन्शियस ब्रेन आपको उस 6 घंटे में उस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहा होता है, उसके प्रति समझ विकसित कर रहा होता है। यही काम के लिए आपने उसको 6 घंटे वहां पर दे दिए, फिर शाम को जब आप उसको दोबारा देखोगे, बहुत हद तक वो आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं तो
आप उसको सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, वो आपको उतना ही समझ में आएगा जितना वो 6 घंटे का गैप लेने के पश्चात। तो कुछ इस तरीके से करिए। क्या वजह है कि कई बार आप किसी टॉपिक को आज पढ़ रहे हो, कुछ नहीं समझ में आया, अभी आपका एग्जाम नहीं है, आपने छोड़ दिया, कुछ महीने बाद आप उसी टॉपिक को पढ़ते हो, आपको समझ में आने लगता है। रीजन क्या है? उस एक महीने में ब्रेन आपका खाली नहीं रहता, आप वो स्ट्रगल कर रहा था उस टॉपिक के लिए, उसको समझने के लिए, उसको कई चीजों से रिलेट कर रहा था, वो वर्क कर रहा था उस पर ध्यान रखना। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। मानसिक अपने आप में योग्यता होती है मनुष्य को, इसका फायदा उठाओ। कहने का आशय है कि उसको चिपके मत रहो टॉपिक से, उसको पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, छोड़ दो, शाम को फिर देख लेना, कल फिर देख लेना, आगे बढ़ो, अगले टॉपिक, अगले टॉपिक, अगले टॉपिक। धीमे धीमे समझ विकसित होगी। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, आप किसी बुकलेट का 1 नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने के दौरान में आपको 60% चीजें समझ में आएंगी, 40% समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा मैं दोबारा पढ़ के देखूं। फिर आपने पढ़ के देखा तो भी आपको लगभग उतना ही समझ में आया, 60 से 65% ही समझ, 35% फिर भी समझ में नहीं आया। बच्चे उसको पढ़ने में बार बार समय देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसको 100 बार पढ़ लो उस दिन, आपको समझ में नहीं आएगा वो एक टॉपिक। कब आएगा समझ में? वो 1 नंबर का टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब आप उसी बुकलेट का चौथा या पांचवा या छठवा या सातवां या 50वां या आखिरी वाला टॉपिक पढ़ रहे होगे, तब जाके उस आखिरी वाले टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे उससे वो पहला वाला टॉपिक थी, वो पॉइंट जो समझ में नहीं आया था समझ में आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। उस पॉइंट का उत्तर जो आपको समझ में नहीं आ रहा था टॉपिक नंबर 1 में, वह आपकी समझ विकसित करेगा कोई और बाद का टॉपिक। लेकिन आप उसी के पीछे लगे रहते हो, उसमें समय और ऊर्जा खराब करते रहते हो। इन बातों को समझो, इसमें गलती नहीं करना। इससे आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, आप समय पर अपने टास्क को पूरा कर पाएंगे, अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे। ये दो बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो पहली चुनौती क्या है कि आपके हाथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट आ जाए, उसकी सॉल्यूशन क्या बताया? नोट्स। दूसरी चुनौती क्या? पढ़ने का ये तरीका। ऐसे सैकड़ों तरीके होते हैं, कितने तरीके और मैं बताऊं, विद कितने बताना संभव है वीडियो में, उसके लिए आपको क्लास से ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो वहाँ हर दिन नित नई बातें, नित नए तरीके, नित नए कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, उसमें ही संभव है। क्लियर? तो कुछ ये करें। इसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। रोजाना आपको 1 घंटे बिगिनिंग में, और जैसे जैसे एग्जाम पास में है तो 2 घंटे आपको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए निकालना है। और उस आंसर को अपने किसी सीनियर से, अपने किसी दीदी से, अपने किसी भैया से, अपने किसी मित्र से, अपने मेंटर से चेक करवाना है। अपने उस उत्तर को कोई नहीं मिल रहा है चेक करने, कोई ऐसा दोस्त है जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और वो आपके प्रति ईमानदार है, उससे चेक करा लो। यस, उससे चेक करा लो, उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से MCQ। और उससे कहोगे तुम्हें जनरलाइज वे में देख के बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है कि इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है, किसी बात को कहते हैं, वो तथ्य तो नहीं बता पाएगा, पर दुनियादारी की एक समझ के हिसाब से वो आपको बहुत हेल्प कर देगा। तो यदि आपको कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है, कोई अच्छा गाइड है, कोई सीनियर है फील्ड का, तो वो तो सोने पे सुहागा है साहब। और उसके बाद में इसके साथ में एक लास्ट ऑप्शन है कि अपना खुद ही चेक करो। आपो दीपो भवा। कई बार बस उसमें ये होता है कि हम अपनी खुद की गलतियां देख नहीं पाते, हमें सिर्फ अपनी अपनी अच्छी चीजें नजर आती हैं, नहीं हमने ये बहुत अच्छा लिखा, ठीक है। अपने आप को एक न्यूट्रल करके देखने का प्रयास करो। जब कोई भी नहीं है सहारा तो सब एकला चलो वाली बात है, आपो दीपो भव वाली बात है। तो ये भी कर सकते हो, पर ये कठिन रास्ता थोड़ी सा, मतलब एपीजे कलाम वाला रास्ता हो जाता है, महात्मा बुद्ध वाला रास्ता हो जाता है, तो थोड़ी सा है ना। आसान रास्ता, मेंटर, ठीक, बैच ज्वाइन करना इत्यादि वगैरह हम बताया, तो ये कर सकते हो। कईयों को लगेगा सर जिस बंदे का पीएससी से आईएएस से कोई लेना देना नहीं है, आप कह रहे हो उससे चेक करा लो, ये कोई बात नहीं। किसी को भी कम नहीं समझना, ना अपने आप को ना दुनिया को, ठीक। कोई भी ऐसा मित्र, सहेली इत्यादि जो आपको उस फील्ड से नहीं है, उसको दुनिया की समझ होगी, कुछ तो सत्य का ज्ञान होगा, कुछ तो जानता होगा, कुछ तो कहीं सुना होगा, आपको लग रहा है उस फील्ड से प्रेजेंट नहीं है, कुछ तो बताएगा कि हाँ शैली इसमें ये होनी चाहिए। इवन वो आपको कई ऐसी चीजें बताएगा जो उस रेगुलर फील्ड के जो लोग होंगे ना, वो उस चीज को पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे होंगे आपसे, जो आपका वो ईमानदार मित्र, सहेली आपको बता देगा कि यार दोस्त, बाकी पूरे आंसर में से 70% तो मुझे नहीं मालूम कि क्या बात सही है क्या बात गलत है, पर इस बात को शायद अपन ऐसे लिखते तो ऐसे में ज्यादा अच्छा लगता। तो एक जनरल आइडिया देगा आपको। और ध्यान रखना, वर्ल्ड की टॉप चीजें, टॉप इनोवेशन
जनरलाइज मॉडल पर होते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे आर्म्स एम्यूनेशन हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कोई भी चीज हो। इतने सिंपल आइडियाज पर आधारित होते हैं जो आम जन को निचले स्तर से लेकर हायर लेवल तक समझ में आ जाते हैं। दुनिया के टॉप चीजें उस पर आधारित होती हैं। एक आपको जनरल एडवाइस ही देगा, उसको भी सीखने का प्रयास करना, उससे भी समझने का प्रयास करना। तो आप तो जानते हैं कि जहां भी कुछ सीखने को मिले उससे सीखने का प्रयास करना, इसी सिद्धांत को आप अपना रहे हैं, बहुत फायदा होगा साहब। तो ये तब की बात है जब कोई नहीं है, कोई है आपके पास में मार्गदर्शक तो बेस्ट है आपके लिए। कुछ इस वे में करें तो आंसर राइटिंग करें, नियमबद्ध रहें। आपको रोजाना 1 घंटे लिखना है बिगिनिंग में। अभी एग्जाम को 3 महीने हैं, 1 घंटे लिखो। जब एग्जाम को आपके 1 महीने बचेंगे तो 2 घंटे लिखने लगना, क्योंकि अभी प्रेशर पढ़ने इत्यादि का है। अपने आप को समयबद्ध करो। मुझे 200 वर्ड्स का आंसर, एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि 6 से 7 मिनट के बीच में आना चाहिए, जो भी आपने उसको कैलकुलेट किया हुआ है। उस 6 मिनट में ही लिखने के लिए नियमबद्ध करिए, प्रतिबद्ध करिए अपने आप को। ये उनको टाइम, स्टॉप वॉच, लिखना चालू कर रहे हैं, स्टार्ट, 6 मिनट में छोड़ देना चाहिए। इंट्रो भी होनी चाहिए, मेन बॉडी भी होनी चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए, अच्छा उत्तर भी होना चाहिए। आप इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं बिल्कुल। आपको एकलव्य ही बनना पड़ेगा यदि आप अकेले हैं। क्लियर? तो कुछ इन नियमों को फॉलो करें, अनिवार्यतः फॉलो ही करें। रिवीजन भी करना है, समय को अपने अकॉर्डिंग बांट लें थोड़ी सा, कि साहब सप्ताह के 6 दिन मैं पढ़ूंगा, एक दिन संडे का मैं पूरे सप्ताह भर में जो मैंने पढ़ा हुआ उसके हिसाब से रिवीजन करूंगा। इनमें एक आध हॉलीडे भी रखते हुए चलना, कुछ गैप, ताकि अपने आप को एक एनर्जी से भरपूर रख सको। या इस चीज के लिए कि हाँ कोई ऐसा सप्ताह होगा कि एक आध दिन में नहीं भी परफॉर्म, ऐसा होगा, व्यवहारिक वजह है, बाहर जाना पड़ गया, कुछ काम था, बीमार थे, इत्यादि था इत्यादि था। तो आपको प्लान जो वो डिस्टर्ब ना हो। ये प्लान जरा सा भी डिस्टर्ब होता है तो फिर पूरे डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें स्पेस रखना, गैप रखना, तो उससे काफी हेल्प होने वाली है आपको। तो ये चीज करें। तो फाइनली जब इस स्ट्रेटेजी से आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। तो कंक्लूड कर लें, यही है। और उसके बाद में आखिरी स्टेज क्या है? एग्जामिनेशन हॉल का परफॉर्मेंस। डरना नहीं, झुकना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं। पतझड़ के बाद वसंत आना है साहब। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखना, धैर्य रखना, जो आपने पढ़ा उस पर भरोसा रखना, आपसे बनेगा। इस धैर्य को छोड़ना नहीं। एग्जाम जैसे जैसे पास में आएगा डराएगा वो आपको। परीक्षा अच्छे अच्छे को डराती है, इंसानों को भी, देवताओं को भी डराती है। तो डराएगी वो, पर डरना नहीं। डर कर भी डरना मत साहब। हिम्मत रखना, हौसला रखना, करते जाना साहब, तब आपको ये काम आएगा। कई बच्चों का पेपर इसलिए भी बिगड़ता है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ा जाते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले सोना चाहिए था, पूरी रात जाग कर गए हैं, अपना 100% कभी दे ही नहीं सकते आप। प्रीलिम्स बिगड़ जाता है, किसी का मेंस बिगड़ जाता है, हड़बड़ाहट में बिगड़ जाता है, ज्यादा टेंशन लेने का बिगड़ जाता है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है, तो इन बातों को समझिए साहब। जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें, जमीनी बातें, जैसा होता है मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक? तो दोनों ही चीजों को अपन को लेकर चलना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी भी आपकी बिल्कुल क्लियर। बड़ा कूल माइंड रहे, अपने आप को बैलेंस रखें, नियमबद्ध रहे, अपने लिए नियम खुद बनाए जो आपको उचित लग रहा है। 6 मिनट में ही उत्तर लिखूंगा, नहीं बन रहा छोड़ दूंगा मैं, अगले पर आ जाऊंगा मैं, अगले सेक्शन पर जाऊंगा, इतनी देर मुझे इसको फॉलो करना है, इतनी देर के बाद में इस सेक्शन को मुझे लिखना स्टार्ट कर देना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे इतने मिनट के भीतर लिख लेना है दोनों सेक्शन। घर पर भी यही प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज में भी यही प्रैक्टिस करिए, इन नियमों को फॉलो करना। टेस्ट सीरीज मुख्य परीक्षा की ऐसी ज्वाइन करना है जो आपको बताए कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे ऐसे लिखना है, जो आपको उसमें कमियां बताए। ये बस नहीं कि वो केवल आपको नंबर बस दे दे कि हाँ इसको उत्तर 3 में से 3 मिल गया बेटा, 6 में से 6 मिल गया, 11 में से 11 मिल गया, ये नहीं। जब तक आपको बताया नहीं गया कि उसमें कमी क्या है, खूबी क्या है, खामी क्या है, उसमें और क्या करेक्ट का अपडेशन होना चाहिए, तब तक वो आपकी टेस्ट सीरीज व्यर्थ है, बेकार है। इससे फिर घर पे प्रैक्टिस कर लो। अपने पास में संडे को टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, बिल्कुल सिंपल सा कैलेंडर था अभी। यदि इस संडे को पेपर 1 हुआ तो अगले को पेपर 2 होता है, फिर उसके बाद में 3 होता है, उसके बाद में 4 होता है, उसके बाद में 5 होता है, 6 होगा तो उसके बाद में फिर 1 होता है। बिल्कुल क्लियर है। हर संडे एक पेपर होना ही आपका, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ। कैलेंडर आ जाएगा, उस समय थोड़ी सा चेंज आएगा कि सैटरडे संडे रहेगा आपका। तो ये रहेगा साथ, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। कई बार बच्चे बोलते सर कैलेंडर, कैलेंडर बिल्कुल क्लियर है। पेपर 1 हुआ तो अगला क्या होगा, 2 ही होगा, 2 के बाद में अगला क्या होगा, 3 ही होगा साहब। बिल्कुल क्लियर है। तो इस पॉइंट को ऐसा कीजिए, और उसमें से भी गुंजाइश रखिए कि हाँ कैसे क्या मुझे उसको सॉल्व करना है, कैसे क्या बनाना है, उसमें क्या मार्गदर्शन आपको मिला। मात्र ये
ये नहीं कि भर भर के नंबर मिल गए। होता है कई बार कि भर भर के नंबर दे देते, बाद में बच्चे को समझ में आता है, तब जब फाइनल कॉपी चेक हुई ना, जिसने टेस्ट सीरीज में नंबर मिले तो उसके आधे बराबर नहीं मिल पा रहे, क्या मतलब निकला आपका? केवल औपचारिकता थोड़ी करनी है कि बस हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, उसकी प्रैक्टिस वो तो करनी है, वो तो घर पर भी हो जाएगी। समाधान उसका बेहतर से बेहतर चाहिए साहब जी आपको, तो ये चीज थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। तो कंक्लूड कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज सिलेबस, सेकंड वन इज नोट्स, थर्ड वन इज कुछ टेक्स्ट बुक्स, चाहे कुछ एनसीईआरटी की जो मैं गत वीडियोस में बता चुका हूँ उनको लेकर चलिए साथ। एमपी के लिए स्पेशली मैंने बुक्स बताई, उन वीडियोस को देखिए, बहुत डिटेल में बताया है पेपर कहाँ से कैसा क्या आता है, किस टाइप से है, इनको लेकर चलिए। इन दोनों के भावों को लेकर चलिए कि हाँ उसको किस बात को कैसे लिखा जा रहा है, उनकी भावना क्या है, उनका भाव क्या है, उन टेक्स्ट बुकों का जो नोट्स हम प्रोवाइड करें उनका। वही बात सेम कोई भी टॉपिक की आप बात कर लो, मौलिक अधिकार इत्यादि की, वही बात लिख कर आएगा ये बंदा, इसको 6 में से 3 नंबर मिलेंगे। इसी टॉपिक को ये बंदा लिख के आ रहा है, इसको 6 में से 5 नंबर मिलेंगे, ये सेलेक्ट हो जाता है। किस बात का अंतर होता है? प्रस्तुतिकरण का, भाव का, किसी बात को कैसे क्या कहना है। लोगों को सीखने में जिंदगी लग जाती है, किसी बात को कैसे कहने का एक सही तरीका होगा, किस बात को किस सही तरीके से कहा जाता है। आपको मेंस की कॉपी में करना है साथ में, तो मैं एग्जाम में काट देता हूँ। क्लियर? पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। ठीक, मॉडल क्वेश्चन के आंसर लिखने मत बैठ जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपके आधार बनेंगे प्रैक्टिस का। तीसरा आपका कि आपके हाथ में नोट्स होना चाहिए एज पर सिलेबस, इसके बाहर तो कुछ नहीं, सब अंधेरा है साहब, इस बात को क्लियर कर दो। फेल होने की भरपूर तैयारी है, या बहुत ज्यादा फैला है तो। चौथा आपका होने वाला क्या, स्टैंडर्ड एक्सेस, इनको ही पढ़ना है, गिनी चुनी, गिनी चुनी है बिल्कुल। एम लक्ष्मीकांत में से गिने चुने वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, जो आपको ऑलरेडी नोट्स में दिए हैं वो वही नहीं पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत में। इस बात को क्लियर कर लें, जिनको भी हमने अपना नोट्स दिया उनको यही बताते हैं, जो टॉपिक हमने नोट्स में दे दिया उसमें सारी बातें ना केवल एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, सुभाष कश्यप इत्यादि वगैरह, रजीव सबका दे दिया है साहब। कोई जरूरत नहीं वो टॉपिक पढ़ने की। यदि फिर भी उसके बाद में लगा तब पढ़ना, पहले क्या करो, पूरे टॉपिक पढ़ो, सिलेबस को कंप्लीट करो, नहीं तो उलझ के रह जाओगे साहब वहां पर। ठीक, तो गिनी चुनी टॉप बुक्स हैं, उनको पढ़ना है। एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने बताया हुआ है, बीडी महाजन बताया, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी, बेटा इसको पढ़ लो, प्रिलिम्स में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी। कुछ सेक्शन ही पढ़ने हैं, कौन से सेक्शन पढ़ने हैं वो कभी बात करेंगे, रेगुलर क्लास में बताते रहते हैं। मेडिवल के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक एनसीईआरटी, मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी का ही है, उसको ही पढ़िए साहब जी। विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी ओल्ड वाली, सबसे पुरानी वाली, बता चुका हूँ पुराने वीडियोस में, देखिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं है। इसको पढ़िए। एमपी के लिए अलग से बुक बता चुका हूँ मैं आपको, नहीं मिल रही मार्केट में उसकी कहीं से फोटोकॉपी का इंतजाम कर लीजिए साहब जी। जो बच्चे हमसे नोट्स लेते हैं उनके पास में भिजवा देते हैं उसकी फोटोकॉपी। ठीक, तो ये चीजें हैं, यदि नोट्स लेंगे तो फायदे में आपको रहेगा, तो सब चीजें मिल जाएंगी। तो ये सेक्शन कुछ मैंने ऐसे बताए हुए। इसके अलावा मैं कुछ और बातें क्लियर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीलिम्स के लिए लूसेंट वगैरह पढ़ी हुई है, मध्य प्रदेश लोकल के लिए आपने कोई महावीर इत्यादि वगैरह पुणे का 100 रुपये वाली 200 वाली किताब पढ़ी हुई है, उनको मना नहीं कर रहे, उनको भी पढ़ लेना। हो सकता है कोई 3 मार्कस में कोई ऐसा फैक्ट मिल जाए, वहाँ हेल्पफुल हो जाए। लूसेंट को भी रिवाइज कर लेना साहब जी, पूरे कॉम्पैक्ट वे में आपको वहां पर मिल जाता है, कर लेना, मना नहीं कर रहे, पर उसके भी सबसे पहले क्या करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे टॉपिक को। आपके सिलेबस में 25 सब्जेक्ट दिए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बामुश्किल 8 से 10 सब्जेक्टों से परिचित हैं। परफॉर्मेंस इनमें आपका नहीं बिगड़ता, होनहार विद्यार्थियों का जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इन 10 सब्जेक्टों को अच्छे से बना लेंगे। वो जो बाकी सब्जेक्ट बचे, 13-14 सब्जेक्ट, उनके कारण परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, इस बात को समझिए, क्योंकि वो बिल्कुल नए होते हैं उनके लिए। और वहां पर बिगिनर जो बच्चे होते हैं, जो कि दिन रात तैयारी करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उससे लाभ ले जाते हैं, लीड ले जाते हैं, और उस तरीके में उठा जाते हैं, ताकि फर्स्ट प्राइज को ऑल इंडिया टॉपर बन जाते हैं। तो ये अपन को प्रयास करना है, आप इन बातों को समझिए। नोट्स, टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आंसर राइटिंग, स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन हॉल तक, है ना, तैयारी से एग्जामिनेशन हॉल तक, धैर्य, शांति, अपने आप को बैलेंस आदि, आपोदितो भवा, यही इन समस्त वीडियोस का सार है। इनको फॉलो कर लो, एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। हर दिन अपने आप में सुधार करने का प्रयास करना, कैसे भी वो आप जानो कैसे करना। यदि आप अकेले हो तो मेरे संपर्क में हो, मैं बताऊंगा। यदि आप अकेले हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल मना नहीं कर रहे। हर दिन अपने आप में उत्तरोत्तर सुधार करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए, अपने आंसर में, अपने सब्जेक्ट में, अपने टेक्स्ट बुक इत्यादि वगैरह के सेक्शन वगैरह को लेकर। ठीक है, तो आखिरी बार आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई।
और बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब है सामने एग्ज़ाम असली, जिसको कहा जाता है मेंस। दिन रात लग के उसको तैयार कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, नोट्स लीजिए साहब जी, मेरे संपर्क में रहिए। अब जो भी मेरे विद्यार्थी रहे हैं जिनका इस बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है, और भी जो विद्यार्थी जो भी क्वालिफाई हुए उनको स्पेशली बधाई। अब मैं उनके साथ में अगले 3 महीने दिन रात लग के तैयारी करवाने वाला हूँ साहब। उनको दिन रात में तैयारी करवाने वाला हूँ, और बिल्कुल प्रयास ये रहेगा फर्स्ट टाइम ही प्रीलिम्स भी, मेंस भी, फाइनल इंटरव्यू क्वालिफाई करके पोस्टेड हो जाएगी। मेरी ऐसी प्रयास रहेगा, ऐसी मैं मेहनत करने की कोशिश करूँगा, और सभी के साथ में करता हूँ जो भी मेरी टीम में मेरे बैच इत्यादि में होते हैं। आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से मैं आपके साथ में हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से। जितना संभव हो सकेगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट इत्यादि वगैरह हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा। मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, प्रयास करूंगा यदि मैं देख पा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। अगला वीडियो होने वाला है प्रीलिम्स जिनका नहीं हुआ, 24 तारीख का जो प्रीलिम्स है वो कैसे क्वालिफाई हो उस विषय पर हम बात करेंगे, प्लस इंटरव्यूज वाले जो विद्यार्थी हैं उन पर भी बात करेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।